Easy Mad. हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर नोमान साजिद और आप सभी का स्वागत है इजी मेड पे। तो आज हम सब अपने सेलुलर फिजियोलॉजी का पार्ट 2 देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम सब ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा था और आज हम सब देखेंगे सेल के अंदर मौजूद सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। आज हम सब टोटल 8 सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में देखेंगे, उनके फंक्शंस के बारे में देखेंगे, वो कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है, वो सब देखेंगे। तो वो टोटल 8 सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से रहने वाले हैं। सबसे पहले हमारा रहेगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद हमारा आ जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हमारा रहेगा गोल्गी एपेरेटस। गोल्गी एपेरेटस के बाद हमारा आ जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम के बाद आएगा हमारा परऑक्सीसोम और परऑक्सीसोम के बाद छठे नंबर पे हम सब देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हमारा आएगा राइबोसोम और फिर राइबोसोम के बाद आखिरी में हमारा सेंट्रोसोम आ जाएगा। तो वो 8 सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं जो आज हम सब देखेंगे। पहले नंबर पे न्यूक्लियस, फिर उसके बाद हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्गी एपेरेटस, गोल्गी एपेरेटस के बाद लाइसोसोम, परऑक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम। तो इतने सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम सब आज डिटेल में देखेंगे एक एक करके। तो चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, सेल ऑर्गेनेल्स। तो सबसे पहला सवाल तो यही मन में उठना चाहिए, सेल ऑर्गेनेल्स होते क्या हैं। सेल ऑर्गेनेल्स हमारे सेल के अंदर मौजूद कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स रहते हैं जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन को अंजाम देते हैं और इन सेल ऑर्गेनेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारे सेल के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। उन सेल को हेल्दी रखने के लिए इन सेल ऑर्गेनेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। हर सेल ऑर्गेनेल का अपना अपना काम रहता है जो कि एक सेल को जीवित रखने में, उसे जिंदा रखने में काम आता है। तो सेल ऑर्गेनेल्स बेसिकली क्या है। सेल ऑर्गेनेल्स कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट हैं और उस सेल को हेल्दी रखने में, उस सेल को रन करने में वो हेल्प करते हैं। तो आ जाते हैं अपने सबसे पहले सेल ऑर्गेनेल पे जो कि हमारा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमारा सेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल कहा जा सकता है क्योंकि इसी के अंदर पूरा डीएनए कंटेंट रहता है और ये सबसे बड़ा भी होता है। ठीक है, यही पूरे सेल को कंट्रोल करता है, इसलिए हम सब इसे कंट्रोल सेंटर भी कह देते हैं। इसके अंदर पूरा जेनेटिक मटेरियल भरा रहता है। अच्छा, एक न्यूक्लियस को बनाने में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। एक न्यूक्लियस के बेसिकली 4 स्ट्रक्चर्स रहते हैं। सबसे पहला उसके अंदर रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जिसे हम सब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कह देते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद हमारे पास रहता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो कि एक फ्लूइड नेचर का सब्सटेंस रहता है जो कि उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जिसे हम सब न्यूक्लियोप्लाज्म नाम देते हैं स्पेसिफिकली। इसके बाद इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म एक फ्लूइड हुआ और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर 2 चीजें प्रेजेंट रहती हैं। एक हमारा रहता है न्यूक्लियोलस और दूसरा हमारा रहता है क्रोमैटिन मटेरियल। और यही क्रोमैटिन मटेरियल बाद में कंडेंस होकर सेल डिवीजन के वक्त हमारा क्रोमोसोम बनाता है। तो न्यूक्लियस को हम सब कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि न्यूक्लियस को जो 4 कंपोनेंट्स बना रहे हैं, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म, हमारा क्रोमैटिन और हमारा न्यूक्लियोलस। तो इनको समझने के लिए कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि न्यूक्लियस को आप पूरा एक टेरिटरी मान लो, तो उसकी बाउंड्री जो हो गई वो न्यूक्लियोप्लाज्म है, यानी वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी बाउंड्री हो गई। और उस जमीन को जहां पे ये पूरी टेरिटरी है, मतलब वो मैट्रिक्स, वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी क्या कहते हैं, बाउंड्री हुई। न्यूक्लियर एनवेलप जिसे कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी बाउंड्री हुई और जिस जमीन पे वो प्रेजेंट है यानी वो मैट्रिक्स, वो हमारा क्या हुआ, न्यूक्लियोप्लाज्म हुआ। और उस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक किला प्रेजेंट है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं और उसके अराउंड बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम सब क्रोमैटिन नाम दे देते हैं। यानी न्यूक्लियस को समझने के लिए क्या 4 बातें आई, ये 4 बातें आई कि अगर हम सिर्फ न्यूक्लियस को एक टेरिटरी मान लें तो उस टेरिटरी की बाउंड्री क्या है, वो हमारा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या जिसे हम सब न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं। और वहां की मिट्टी जहां पे सब कुछ प्रेजेंट है
उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। वो हमारा मैट्रिक्स होता है, वहां की मिट्टी, ठीक है। और फिर उसके बीच में जो किला प्रेजेंट है वो हमारा क्या है, वो हमारा न्यूक्लियोलस है। और उसके अगल बगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि बाद में क्रोमोसोम बनाते हैं, वो क्या है, हमारे क्रोमैटिन। तो आइए एक बार देख लेते हैं न्यूक्लियस को। लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल हमारे बॉडी में, और लार्जेस्ट सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट, कंट्रोल सेंटर की तरह एक्ट करता है। यह हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ठीक है। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है, और जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या रहता है, डीएनए रहता है। और यही डीएनए डिटरमाइन करता है कि सेल का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा और उसकी फंक्शनिंग कैसे रहेगी। भाई अगर हम सिर्फ सेंट्रल डोगमा को देखें जो कि क्लास 12 लेवल पे पढ़ाई जाती है, तो डीएनए से हमारा आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए। फिर वो मैसेंजर आरएनए प्रोटीन बनाता है। फिर वो प्रोटीन अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। या तो वो प्रोटीन हमारा क्या कहते हैं, कोई एंजाइम की तरह एक्ट करता है और कोई फंक्शन परफॉर्म करता है, या तो वो प्रोटीन हमारा स्ट्रक्चर बनाने के काम आता है। तो हम सब कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, इसीलिए न्यूक्लियस डिटरमाइन करता है सेल के स्ट्रक्चर को और उसके फंक्शनिंग को। क्यों? क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल ही तो प्रोटीन बनाएगा, और वो प्रोटीन ही डिटरमाइन करेगा कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा और उसकी फंक्शनिंग कैसे रहेगी। क्यों? क्योंकि फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं एंजाइम, और एंजाइम हमारे प्रोटीन रहते हैं जिनको कौन बनाता है, डीएनए बनाता है। और स्ट्रक्चर के लिए भी हमारे प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, ठीक है। तो हमने 4 पार्ट्स क्या पढ़े थे एक न्यूक्लियस के। सबसे पहले हम सबने पढ़ा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या जिसी को न्यूक्लियर एनवेलप भी कह देते हैं। दूसरा हम सबने पढ़ा था न्यूक्लियोप्लाज्म जो कि मैट्रिक्स रहता है। और फिर तीसरा हम सबने पढ़ा था क्रोमैटिन, जो कि जेनेटिक मटेरियल हमारा क्रोमैटिन रहता है, बाद में वो कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाता है। और फिर चौथे नंबर पे हम सबने पढ़ा था न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस का भी फंक्शन अभी हम सब देखेंगे। ये असल में राइबोसोमल आरएनए बनाता है, आरएनए बनाने का इसका काम है। और वो सेल्स जो कि प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा करते हैं, उनमें न्यूक्लियोलस मल्टीपल पाए जाते हैं और बड़े पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अपना देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप। ये कैसी रहती है? क्या ये सिंगल लेयर्ड रहती है? नहीं, ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन रहती है। डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी रहती है? डबल लेयर्ड रहती है। आउटर मेम्ब्रेन हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कंटिन्यूअस रहती है, यानी जुड़ी रहती है हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और फिर इसी मेम्ब्रेन में बहुत सारे न्यूक्लियर पोर्स रहते हैं, अलाउइंग सेलेक्टिव एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, चाहे वो आरएनए हो चाहे वो प्रोटीन हो। यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की क्या 3 बातें हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि ये डबल लेयर्ड रहती है, ये 2 लेयर्स की बनी रहती है। दूसरी बात क्या है, इसकी जो आउटर वाली लेयर रहती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी रहती है। कौन से वाले? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उससे कंटिन्यूएशन में रहती है। और तीसरी बात क्या है, इस न्यूक्लियर एनवेलप में कई जगह बहुत सारे खाने बने रहते हैं, दरवाजे बने रहते हैं, ओपनिंग प्रेजेंट रहती है जिसे न्यूक्लियर पोर कहते हैं, जिसकी मदद से सामान हमारा साइटोप्लाज्म से या तो न्यूक्लियस के अंदर आता है या तो न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में जाता है। तो क्या 3 बातें हो गई हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की? ये डबल लेयर्ड रहती है, बाहर वाली लेयर कंटिन्यूएशन में रहती है, किससे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और तीसरी बात क्या हो गई, इसमें न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस नहीं रहती है, कहीं कहीं पे जगह छोटी रहती है जिसे न्यूक्लियर पोर कहते हैं, ओपनिंग्स रहती हैं। उस ओपनिंग की मदद से मटेरियल्स अंदर बाहर जा सकते हैं, जैसे कि चाहे वो आरएनए हो जाए चाहे प्रोटीन हो जाए, ठीक है। अगला हमारा क्या पार्ट था न्यूक्लियस के अंदर? वो था हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या रहता है? जेलेटिनस मैट्रिक्स इनसाइड न्यूक्लियस, जेल की तरह एक मैट्रिक्स बनाता है, मतलब ढांचा पूरा बनाता है, किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। फिर अगला हमने क्या पढ़ा था? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं। क्रोमैटिन क्या रहते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, जो कि किससे बने हुए होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से बने रहते हैं। ये डीएनए कंटेन करते हैं, जेनेटिक मटेरियल यही क्रोमैटिन के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस के अंदर, और ये कंडेंस हो जाते हैं क्रोमोसोम बनाने के लिए। लेकिन कब? सेल डिवीजन के वक्त। ये सेल डिवीजन के वक्त कंडेंस हो जाते हैं और क्रोमोसोम बनाते हैं,
ठीक है। अगला हमारा आ जाते हैं न्यूक्लियोलस। क्या न्यूक्लियोलस में कोई मेम्ब्रेन रहती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहती। ये बहुत ही डेंस रीजन रहता है जो कि हमारे न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसका काम क्या है? राइबोसोमल आरएनए बनाना, राइबोसोमल आरएनए बनाना यानी आरआरएनए बनाना, ठीक है। राइबोसोम की सब यूनिट्स बनाता है विच लेटर असेंबल इन साइटोप्लाज्म। अभी आप राइबोसोम जब पढ़ोगे आगे माइटोकॉन्ड्रिया के बाद, तो आप देखोगे हर राइबोसोम की कुछ यूनिट्स रहती हैं, जैसे 50S हो गया या 30S हो गया या 60S हो गया, 40S हो गया, वो यूनिट्स रहती हैं उसकी। तो उन राइबोस वो किससे बनी रहती हैं? वो यूनिट्स जो हमारी रहती हैं वो राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बनी रहती है, यानी आरआरएनए और प्रोटीन से बनी रहती, यानी उन यूनिट्स को बनाने के लिए आरआरएनए की जरूरत पड़ती है ना। और वो आरआरएनए कहां से आता है? वो कहां से बनता है? वो आरआरएनए हमारा आता है न्यूक्लियोलस से। और राइबोसोम हमारा रिस्पॉन्सिबल रहता है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। राइबोसोम हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो जिन सेल्स को ये चाहिए कि ज्यादा प्रोटीन बनाना है, तो उन्हें राइबोसोम्स भी ज्यादा बनाने पड़ेंगे। और अगर उन्हें राइबोसोम्स ज्यादा बनाना है तो उन्हें आरआरएनए की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अगर उन्हें आरआरएनए की ज्यादा जरूरत है तो उन्हें न्यूक्लियोलस भी ज्यादा चाहिए, मतलब एक से ज्यादा प्रेजेंट रहेंगे उनमें, और न्यूक्लियोलस का साइज भी बड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियोलस हमारा आरआरएनए बनाता है और वो आरआरएनए हमारा मदद करता है राइबोसोम को बनाने, और राइबोसोम रिस्पॉन्सिबल रहता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो चारों चीजें हमने देख ली। क्या क्या वो चार चीजें थी? सबसे पहले हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी जो कि डबल लेयर्ड रहती है, जिसमें न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट रहते हैं और इसके आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूएशन में रहती है। किससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। दूसरे नंबर पे हम सबने न्यूक्लियोप्लाज्म देखा, जो कि जेल लाइक एक मैट्रिक्स रहता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है। जैसे मैंने कंपेयर किया था उसे जमीन से, कि वो जमीन है जो हमारी बना रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा क्रोमैटिन, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं जो कि बने रहते हैं हमारे डीएनए और प्रोटीन से, यानी यही जेनेटिक मटेरियल रहते हैं, और ये बाद में कंडेंस होके सेल डिवीजन के वक्त क्रोमोसोम को बनाते हैं, ठीक है। और फिर हमने आखिरी में देखा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस एक डेंस बॉडी रहती है जो कि न्यूक्लियस के बीचों बीच प्रेजेंट रहती है। इसके ऊपर कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहती, ये एक डेंस रीजन बस प्रेजेंट रहता है। इसका काम क्या रहता है? ये आरआरएनए बनाता है, और आरआरएनए हमारा किस काम आता है? राइबोसोम्स को बनाने में। और वो राइबोसोम्स किस काम आते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में। इसका मतलब जिस सेल में ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है उसमें न्यूक्लियोलस का नंबर भी ज्यादा रहेगा और वो साइज में भी बड़े रहेंगे, ठीक है। अब हम सब देख ले रहे हैं फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। तो क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है और ये डीएनए ही हमारा प्रोटीन्स को बनाता है, और प्रोटीन्स के दो काम क्या हैं? वो या तो एंजाइम की तरह ऐड करके एक स्पेसिफिक फंक्शन को अंजाम देंगी, या तो फिर वो कोई स्ट्रक्चर बनाएंगी। तो अल्टीमेटली हमारा न्यूक्लियर कंट्रोल करता है प्रोटीन सिंथेसिस को, ठीक है। और प्रोटीन सिंथेसिस को ये कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि यहीं पे डीएनए प्रेजेंट है, तो वो डीएनए ही तो क्या कहते हैं आरएनए बनाएगा, फिर उस आरएनए से ही तो प्रोटीन बनेगा, इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। और सेल डिवीजन को, सेल डिफरेंशिएशन को भी कंट्रोल करता है, और स्पेसिफिक फंक्शंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये प्रोटीन बनाता है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी सेल के बनाने में मदद करता है हमारा न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन बनाता है, ठीक है। मेंटेन्स इंटीग्रिटी ऑफ जीनोम, यानी ये जीनोम को एकजुट करके रखता है, ऐसा नहीं है कि उसे बिखर जाने देता है, ठीक है। जीनोम को बचा के रखता है, ठीक है। तो ये हमने न्यूक्लियस के सारे फंक्शंस देख लिए। तो आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, ये बीचों बीच जो आपको दिख रहा है ये न्यूक्लियोलस है, ये डेंस बॉडी न्यूक्लियोलस। और ये जो पूरा मैट्रिक्स है जिसमें सब कुछ फैला हुआ है, जिसे मैं जमीन से कंपेयर करता था, ये हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है। और ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या न्यूक्लियर एनवेलप है। और यहाँ पे बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, यही हमारे क्रोमैटिन है, ठीक है। तो हमारा न्यूक्लियस हो गया। अब हम सब अपने अगले ऑर्गेनल पे आते हैं जो कि हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है हमारा? ये
कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, कुछ ट्यूब्यूल्स रहती हैं और वेसाइकल की तरह रहते हैं। वेसाइकल मतलब होता है बेसिकली पाउच, ठीक है। तो ये क्या है, एक जाल बिछा हुआ है इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स का और वेसिकल्स का। वेसिकल्स मतलब होता है पाउच, ठीक है। तो एक जाल बिछा हुआ है ट्यूब्स का जो कि आपस में कनेक्टेड है और वेसिकल्स का जो कि आपस में कनेक्टेड है, उसी को हम सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फर्दर हमारी दो कैटेगरी में बढ़ जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा हमारा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या फर्क है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे राइबोसोम्स एब्सेंट रहते हैं। तो क्योंकि एक में राइबोसोम प्रेजेंट है और एक में राइबोसोम एब्सेंट है, तो दोनों के फंक्शंस भी अलग हो जाते हैं। तो अब वही हम सब धीरे धीरे करके इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम सब आ जाते हैं अपने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्या खासियत है, हम सब कैसे पहचानेंगे इसे? कि इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे, एम्बेडेड रहेंगे इसमें हर जगह, ठीक है। और ये हमारा जो रफ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कंटिन्यूएशन में रहता है, यानी उसी के बाद कंटिन्यू हो जाता है, उससे जुड़ा रहता है, ठीक है। अच्छा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बेसिकली हमारे दो मेन फंक्शंस हैं। सबसे पहला फंक्शन तो यही हो गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, तो प्रोटीन की सिंथेसिस करना सबसे पहला तो फंक्शन यही हो गया हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। दूसरा फंक्शन ये होगा कि जो भी प्रोटीन्स बन रही है उन्हें फोल्ड करके दूसरे फॉर्म में बनाना। यानी असल में प्रोटीन भी आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे कि डिफरेंट उसके स्ट्रक्चर्स रहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो कोई भी अगर एंजाइम है तो वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में काम करेगा, टर्सरी में या क्वाटरनरी में या कोई भी चीज है तो उसके अलग अलग स्ट्रक्चर रहते हैं। तो उसकी फोल्डिंग मतलब उसे फोल्ड करके सेकेंडरी में बनाना, उसे फोल्ड करके टर्सरी में बनाना, उसे फोल्ड करके क्वाटरनरी में बनाना, ये काम हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही रहता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बेसिकली मेन दो फंक्शंस क्या है? सबसे पहला फंक्शन है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, दूसरा फंक्शन क्या है? प्रोटीन फोल्डिंग करना, ठीक है। तो देखिए हम सब देख ले रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स, आपस में जुड़ी हुई ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। वेसिकल मतलब होता है बेसिकली पाउच और ट्यूब्यूल्स मतलब ट्यूब्स, हमारी जुड़ी हुई आपस में जुड़ी हुई ट्यूब्यूल्स और पाउचेस, ठीक है, वही हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। पहली हमारी दो टाइप के होते हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहली हमारी कैटेगरी होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी हमारी कैटेगरी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक की क्या खासियत रहती है? स्टडेड विद राइबोसोम्स, इसमें राइबोसोम जड़े हुए होते हैं, मतलब इसमें प्रेजेंट रहते हैं ऐसे, ठीक है। और दूसरी क्या खासियत है इसकी? कंटिन्यूअस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कंटिन्यूअस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई रहती है ये, उससे कंटिन्यूएशन में फिर आगे बढ़ जाती है। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जहां पे खत्म हो रही है आउटर वाली, वहीं से हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शुरू हो जाता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है पूरा, ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये देखिए कैसे इसके साथ कंटिन्यूएशन में है, ठीक है, इसी से कंटिन्यू हो जा रही। तो पहले हमने क्या फंक्शन देखा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? पहला हमने क्या फंक्शन देखा था रफ एंडोप्लाज्मिक? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। कहां के लिए सिंथेसिस करता है, किस काम के लिए? पहले तो उन प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है जो कि सिक्रीट होती हैं, सेल से बाहर निकलती हैं और वो सिक्रीट होती हैं। हमारे सेल्स जैसे कि बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट करते हैं ना, जैसे कि बहुत सारी प्रोटीन सिक्रीट करते हैं हमारे सेल्स, जैसे कि हमारे पैनक्रियास के सेल्स ले लो, बीटा सेल्स ले लो, तो वो इंसुलिन बनाएंगे ना, तो इंसुलिन भी तो हमारा क्या कहते हैं, प्रोटीन ही है एक। तो वो उसका सिक्रीशन होता है ना हमारे सेल से, तो ये उन प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, या तो जिनका सिक्रीशन हो रहा है, या तो उन प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जरूरी है। हम सबने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ा था ना, इंटीग्रल प्रोटीन्स रहती हैं, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक प्रोटीन्स रहती हैं, तो उनकी भी सिंथेसिस करने में यहीं पे रोल रहता है, ठीक है। या तो
ये उन प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है जो कि लाइसोसोम के एंजाइम्स को बनाने का काम करती हैं, लाइसोसोम के स्ट्रक्चर को बनाने का काम करती हैं। यानी हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो फंक्शंस हैं। सबसे पहला फंक्शन है प्रोटीन की सिंथेसिस, दूसरा फंक्शन है प्रोटीन की फोल्डिंग। प्रोटीन की सिंथेसिस किन किन कामों के लिए होती है? सबसे पहला सिक्रीशन के लिए रहती है, जैसे कि हार्मोन इंसुलिन हमारा हो गया, वो बना और सिक्रीट हुआ। या तो दूसरा काम क्या रहता है? दूसरा काम रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स बनाना। तीसरा काम क्या रहता है? लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को बनाना, वो भी तो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, और लाइसोसोम के स्ट्रक्चर को बनाना। तो ये तीन टाइप की प्रोटीन्स बनाई जाती है हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। और दूसरा इसका फंक्शन क्या है? इनिशियल फोल्डिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन अकर्स हेयर। मतलब जो शुरुआती फोल्डिंग और मॉडिफिकेशन है, आगे हमारा क्या कहते हैं, गोल्गी अपरेटस भी थोड़ा मॉडिफाई करता है, पर जो शुरुआती मॉडिफिकेशन और फोल्डिंग रहती है वो इसी लेवल पे होती है हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लेवल पे। अब अगला हम सब आ जाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स थे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं है। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है, तो दोनों के फंक्शंस भी अलग हो जाते हैं। इसके हमारे चार मेन फंक्शंस रहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। सबसे पहला लिपिड बनाना, लिपिड की सिंथेसिस हमारे बॉडी में जो भी हमारे सेल्स के अंदर हो रही है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से होती है। दूसरा, बहुत सारी जो ड्रग्स रहती हैं और हार्मफुल केमिकल्स रहते हैं उनका डिटॉक्सिफिकेशन करना। स्पेशली ये डिटॉक्सिफिकेशन का जो केस होता है हमारे लीवर के अंदर होता है, ठीक है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस केस में भी इन्वॉल्व रहती है। तीसरा, कैल्शियम के स्टोरेज और रिलीज करना हमारे मसल की सेल्स में, और इस केस में हम सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दूसरा नाम दे देते हैं, हम सब कह देते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और चौथा, सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स। बहुत सारे स्टेरॉयड हार्मोन्स हमारे रहते हैं, उनकी भी सिंथेसिस हमारे कहां से होती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। यानी चार मेन फंक्शंस हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या क्या है? सबसे पहला जो फंक्शन है मेन, वो ये है सिंथेसिस ऑफ लिपिड। हमारे सेल में जो भी लिपिड बन रहा है वो हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनेगा। दूसरा क्या था? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड वेरियस अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस। ड्रग्स को और बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस को डिटॉक्सिफाई करना। और तीसरा इसका फंक्शन क्या था? कैल्शियम को स्टोर करके रखना अपने अंदर, और जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत हो तो उस कैल्शियम को रिलीज कर देना, ठीक है, कैल्शियम को अपने अंदर स्टोर करना और उस कैल्शियम को रिलीज कर देना जब भी उस कैल्शियम की जरूरत हो। और ये मसल सेल्स में होता है, और मसल सेल्स में हम सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देते हैं। और फिर चौथा इसका क्या फंक्शन था? स्टेरॉयड हार्मोन्स बनाना। हमारे बॉडी में जो स्टेरॉयड्स हार्मोन रहते हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही आते हैं। तो हमने बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या पढ़ा? ये इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स होती हैं और वेसिकल्स होती हैं। ये फर्दर दो कैटेगरी में बढ़ जाती है, एक हमारा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा हमारा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट रहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है प्रोटीन की सिंथेसिस करना और फोल्डिंग करना इनिशियल और मॉडिफिकेशन करना। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमारा क्या काम है? लिपिड की सिंथेसिस करना, हमारे क्या कहते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करना, हमारे क्या कहते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करना, और हमारे कैल्शियम के स्टोर करके और उसे रिलीज करना। और फिर चौथा हमारा क्या करना? हमारा चौथा स्टेरॉयड हार्मोन्स को बनाना, ठीक है। तो क्या क्या है हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन? सबसे पहला लिपिड सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, फिर उसके बाद हमारा कैल्शियम स्टोरेज एंड रिलीज, फिर चौथे नंबर पे हमारा सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हमारा हो गया इन्वॉल्व्ड इन लिपिड सिंथेसिस। अब चाहे वो फॉस्फोलिपिड हो सकते हैं, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो सकते हैं, ये आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले टॉपिक्स में इन्हें पढ़ा था, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड हार्मफुल केमिकल्स, ये सारे डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ पे होते हैं? लीवर में होते हैं। कैल्शियम स्टोरेज एंड रिलीज वेरी इंपॉर्टेंट इन मसल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, असल में मसल कॉन्ट्रैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स स्पेशली इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसमें जो सेल्स प्रेजेंट रहती हैं वो हमारी स्टेरॉयड हार्मोन्स बनाती हैं। और उन सेल्स में जो स्टेरॉयड हार्मोन्स बनते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं, ठीक है।
अब आप डिफरेंस देख सकते हैं स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। रफ पे हर जगह रफनेस दिख रही है क्योंकि राइबोसोम्स प्रेजेंट है, और स्मूथ में स्मूथनेस दिख रही है क्योंकि राइबोसोम्स एब्सेंट है। तो अब हम सब अपने अगले सेल ऑर्गेनल पे आ जाते हैं जो कि हमारा है गोल्गी एपैरेटस। अभी तक हम सब ने क्या क्या पढ़ लिया, हमने न्यूक्लियस के बारे में पूरा देख लिया, फिर उसके बाद हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पूरा देखा। अब हम सब देखने जा रहे हैं गोल्गी एपैरेटस के बारे में। गोल्गी एपैरेटस का स्ट्रक्चर ऐसे रहता है कि बहुत सारे सिस्टर्नी रहते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर लदे रहते हैं और एक स्टैक बनाते हैं। मतलब स्टैक मतलब पूरा गट्ठर बनाते हैं, एक पूरा कहते हैं नहीं पाइल बना देते, पाइल पूरा स्टैक बना देते हैं, एक पूरा कहते हैं नहीं एक पूरे गट्ठर बन गया। ठीक है, तो हमारे गोल्गी एपैरेटस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है कि इसमें बहुत सारी सिस्टर्नीज होती हैं, इसमें बहुत सारी सिस्टर्नीज होती हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड रहती हैं और एक स्टैक बना देती हैं, पूरा झुंड बना देती है। ठीक है, अच्छा हमारे गोल्गी एपैरेटस में दो साइड्स रहती हैं। एक हमारा रहता है सिस फेस जो कि कॉनकेव रहता है। कॉनकेव मतलब समझते हैं ना, कॉनकेव मतलब अंदर से धंसा हुआ। ये हमारी सरफेस कैसी होगी, कॉनकेव। ये हमारी सरफेस कैसी होगी, कॉनकेव हो गई। ठीक है, और कॉन्वेक्स का मतलब होता है उभरा हुआ। यह हमारी सरफेस कैसी हो गई, कॉन्वेक्स। तो सिस फेस हमारा गोल्गी एपैरेटस में कैसा रहता है, कॉनकेव इन नेचर रहता है। और दूसरा हमारा जो फेस रहता है वो रहता है हमारा ट्रांस फेस, और ये कैसा रहता है, कॉन्वेक्स इन नेचर रहता है। ठीक है, सिस फेस हमारा कॉनकेव इन नेचर रहता है और ट्रांस फेस हमारा कॉन्वेक्स इन नेचर रहता है। सिस फेस से वेसाइकल्स एंटर करते हैं और उनके अंदर मॉडिफिकेशन होती है या पैकेजिंग होती है, जो भी होना रहता है, और वो ट्रांस फेस से निकल जाते हैं। इसलिए सिस फेस हमारी रिसीविंग साइड हो गई और ट्रांस फेस हमारी शिपिंग साइड हो गई। शिपिंग मतलब किसी जगह पहुंचाना। ठीक है, शिप करना किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह। तो हमारे जो गोल्गी एपैरेटस रहता है उसकी दो साइज रहते हैं, एक सिस फेस जो कि कॉनकेव इन नेचर रहता है और दूसरा हमारा ट्रांस फेस जो कि कॉन्वेक्स इन नेचर रहता है। ठीक है, सिस फेस से वेसाइकल्स एंटर करते हैं और ट्रांस फेस से वेसाइकल्स बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो गोल्गी एपैरेटस, स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। फ्लैटेंड मतलब चिपटे हुए, सैक्स, सैक्स पाउचेस कह सकते हो, सैक्स, सैक्स। ठीक है, स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड सैक कॉल्ड सिस्टर्नी, मतलब बहुत सारे फ्लैट सिस्टर्नी आपस में मिलके क्या बनाते हैं, हमारा गोल्गी एपैरेटस बनाते हैं। गोल्गी एपैरेटस के दो फेस होते हैं, एक सिस फेस होता है जिसे हम सब रिसीविंग फेस कहते हैं और दूसरा हमारा ट्रांस फेस होता है जिसे हम सब शिपिंग साइड भी कह देते हैं। अब हमारे गोल्गी एपैरेटस के फंक्शन क्या क्या होते हैं, सबसे पहली बात तो ये हो गई। सबसे पहला फंक्शन इसका रहता है प्रोसेसिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोटीन्स कमिंग फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है। अब बहुत बार जरूरत पड़ती है कि उस प्रोटीन को मॉडिफाई किया जाए और एक स्पेसिफिक रूप में लाया जाए, तो ये काम कौन करता है, हमारा गोल्गी एपैरेटस करता है। उसको प्रोसेस करके, उसको मॉडिफाई करके एक स्पेसिफिक रूप दे देता है, यह हमारे गोल्गी एपैरेटस का काम है। दूसरा क्या काम रहता है, हमारी बहुत सारी प्रोटीन्स आती है, उनको पैकेज करने का काम करता है। उनको एक वेसाइकल बना देता है, उन पे एक पैकेजिंग की लेयर चढ़ा देता है और उन्हें वेसाइकल बना देता है। और तीसरा इसका क्या काम रहता है, इनको ट्रांसपोर्ट करवाना अलग अलग जगह पे। मान लो एक प्रोटीन आई, उसे जाना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, तो ये सिग्नल देगा कि हाँ भाई तुम जाओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, फिर वो प्रोटीन हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे चली जाएगी। मान लो कोई प्रोटीन आई हमारे सिस फेस से, उसमें मॉडिफिकेशंस वगैरह हुए, अब इसे भेजना है सेल के बाहर, तो फिर वो उसे सिग्नल देगा, उसे ट्रांसपोर्ट करेगा बाहर की तरफ। बिल्कुल ठीक है, तो तीन फंक्शंस हमारे गोल्गी एपैरेटस के क्या क्या हैं। सबसे पहला, कोई भी प्रोटीन आ रही है उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है, प्रोसेसिंग की जरूरत है, तो उसमें प्रोसेसिंग करके और मॉडिफिकेशन करके उसे एक स्पेसिफिक रूप दे देता है। दूसरा इसका क्या काम है, जो भी प्रोटीन्स आ रही है उनकी पैकेजिंग करना, उन्हें वेसाइकल में बनाना। तीसरा इसका काम क्या है, उनका ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ठीक है,
तो फंक्शंस में क्या क्या आ जाएगा, प्रोसेसिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोटीन्स कमिंग फ्रॉम रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पैकेजिंग, दूसरा फंक्शन क्या है, पैकेजिंग प्रोटीन्स इनटू वेसिकल्स। सबसे पहला काम क्या हुआ, प्रोसेसिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोटीन, दूसरा काम हुआ पैकेजिंग, तीसरा काम हुआ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सॉर्टिंग प्रोटीन्स टू करेक्ट डेस्टिनेशन, ये किसके अंदर आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट के अंदर, ट्रांसपोर्ट। और क्या काम है इसका, इसका काम है फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स फॉर एक्सोसाइटोसिस। जैसे कि मैंने अभी बताया था ना कि बहुत सारे क्या कहते हैं ऐसे प्रोटीन्स रहते हैं जिन्हें सेल्स के बाहर जाना रहता है। ठीक है, तो ये हमारा गोल्गी एपरेटस उन्हें क्या कहते हैं एक ऐसे वेसिकल में बनाएगा जो कि आराम से सिक्रीट हो सके। ठीक है, और एक हमारी इंपॉर्टेंट बात, हमारा जो एक सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम है लाइसोसोम, उसका भी फॉर्मेशन हमारा गोल्गी एपरेटस ही करता है। ये हमारा गोल्गी एपरेटस रिस्पॉन्सिबल रहता है उस लाइसोसोम को बनाने में। दो चीजों को बनाने में हमारा गोल्गी एपरेटस रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले वो वेसाइकल्स जो कि एक्सोसाइटोसिस के जरिए बाहर पे जाएंगी, और दूसरी हमारे लाइसोसोम्स वाले सेल ऑर्गेनेल्स को बनाने में। ठीक है, एक और इसकी खासियत है ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब क्या रहता है, ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब रहता है अगर हम सब कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं किसी भी प्रोटीन या लिपिड पे ऐड कर दें तो इस प्रोसेस को हम सब ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। और ये हमारा गोल्गी एपरेटस रिस्पॉन्सिबल रहता है ग्लाइकोसाइलेशन के प्रोटीन्स के, यानी ये क्या करता है हमारे शुगर्स को प्रोटीन से ऐड कर देता है, प्रोटीन्स पे ऐड कर देता है। तो ये हमारा ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस हो गया। अच्छे जरा कोई सोच के बता सकता है ये हमने कहां पे देखा था कि ये ग्लाइकोसाइलेशन कहां पे काम आ रही थी? कल ही हमने पढ़ा था, हमने एक वर्ड पढ़ा था ग्लाइकोप्रोटीन। हमने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कभी भी हमारे कार्बोहाइड्रेट फ्री फॉर्म में नहीं प्रेजेंट रहते हैं, वो किसी ना किसी के साथ जुड़ के प्रेजेंट रहते हैं। तो वही एक केस था ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो हमारी ग्लाइकोप्रोटीन्स को बनाने में काम करता है कौन, हमारा गोल्गी एपरेटस। यानी मेनली गोल्गी एपरेटस का क्या काम है, ग्लाइकोसाइलेशन करना, और ग्लाइकोसाइलेशन में हमारी क्या कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स बन जाएगी। ग्लाइकोसाइलेशन करना किसका, वो भी हमारी प्रोटीन्स का। तो हमने क्या क्या देखा गोल्गी एपरेटस में अभी तक, गोल्गी एपरेटस बना रहता है फ्लैटेंड चिपटे हुए सैक से, जिन्हें हम सब सिस्टर्नी कहते हैं। वो सब एक दूसरे के ऊपर इकट्ठा होते हैं और एक स्टैक बनाते हैं। ठीक है, और दूसरा हम सब ने क्या देखा, इसमें एक सिस फेस रहता है जिसे हम सब रिसीविंग फेस कहते हैं, और दूसरा हमारा ट्रांस फेस रहता है जिसे हम सब शिपिंग साइड भी कह देते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने इसके फंक्शंस देखे। फंक्शंस क्या थे, हमने देखा कि कोई भी अगर प्रोटीन हो रही है उसे मॉडिफिकेशन की जरूरत है, ये मॉडिफिकेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, कोई भी अगर प्रोटीन आ रही है उसे पैकेजिंग की जरूरत है, ये पैकेजिंग प्रोवाइड करेगा। कोई भी अगर प्रोटीन आ रही है उसे कहीं पे जाना है तो ये ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करेगा, यानी मॉडिफिकेशन में, पैकेजिंग में और ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करेगा प्रोटीन्स के। और ये जो हमारा गोल्गी एपरेटस रहता है ये लाइसोसोम्स को भी बनाता है, और साथ ही साथ ये ग्लाइकोसाइलेशन में भी मदद करता है, यानी प्रोटीन से शुगर को जोड़ने में, कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन से जोड़ने में मदद करता है। तो ये हमारा तीसरा सेल ऑर्गेनेल भी हो गया गोल्गी एपरेटस। अभी तक हमने 3 सेल ऑर्गेनेल्स देख लिए। सबसे पहले नंबर पे हम सबने देखा था न्यूक्लियस, दूसरे नंबर पे हम सबने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लिया, अब तीसरे नंबर पे हम सबने गोल्गी एपरेटस भी देखा। अब गोल्गी एपरेटस से बनने वाले लाइसोसोम को हम सब देखने वाले हैं। लाइसोसोम्स हमारे किससे बनते हैं, लाइसोसोम्स हमारे गोल्गी एपरेटस से बनते हैं। लाइसोसोम के अंदर होता क्या है, लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रहते हैं जो कि सिर्फ एसिडिक पीएच पे ही काम कर पाते हैं। ठीक है, लाइसोसोम्स हमारे बने कहां से, गोल्गी एपरेटस से बने। इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मतलब वो एंजाइम्स जिनको फंक्शन करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, पानी की जरूरत पड़ती है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम यानी डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, और फिर ये एंजाइम्स किस पीएच पे वर्क करते हैं, सिर्फ एसिडिक पीएच पे वर्क करते हैं। इस लाइसोसोम का हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन है,
मान लो सेल के कोई भी स्ट्रक्चर्स डैमेज हो गए तो उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने में ये काम आता है। मान लो कोई भी क्या कहते हैं हमारा ऐसा सेल है जो कि फैगोसाइटोसिस कर रहा है, तो जब वो फैगोसाइटोसिस करेगा तो उस टाइम भी ये उस जो चीज फैगोसाइट हुई है, फैगोसाइटाइज्ड हुई है, उसको भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और ये मदद करता है उन सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्ट्रॉय करने में जो कि क्या कहते हैं काम करना बंद कर दी या जिनमें कुछ काम खराबी आ गई है, ठीक है। और ये हमें डिफेंस में भी हेल्प करता है। कैसे करता है? हमारी मैक्रोफेजेस रहती हैं, वो हमारे बैक्टीरिया को एनगल्फ करती हैं जो कि हमें बीमारी कर सकती है। फिर वो बैक्टीरिया जब मैक्रोफेज के अंदर जाती है तो ये लाइसोसोम्स एक्टिव हो जाते हैं और ये लाइसोसोम्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स छोड़ते हैं और उस बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो इसका काम क्या है? इसका ये काम है, सबसे पहले तो हमारे सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स खराब हो रहे हैं, जो भी स्ट्रक्चर खराब हो रहे हैं, उनको डाइजेस्ट करना, उनको नष्ट कर देना पूरी तरीके से। दूसरा इसका फंक्शन ये है कि जो भी चीज सेल क्या कहते हैं एंडोसाइटोसिस से अंदर ले रहा है उसे डाइजेस्ट करना अगर जरूरत है तो। चौथा इसका फंक्शन डिफेंस में भी है। कैसे है? मैक्रोफेजेस ने कुछ भी अंदर लिया, फिर यह अपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम छोड़ता है और वो मैक्रोफेज ने जो बैक्टीरिया अंदर लिया था, जो पैथोजन अंदर लिया था, उसको डाइजेस्ट कर देता है। तो चलिए हम सब लाइसोसोम्स को भी पढ़ लेते हैं। लाइसोसोम्स हमारे क्या होते हैं? वेसिकल्स फॉर्म्ड बाय गोल्गी, गोल्गी बॉडी से बनते हैं, ठीक है। कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं। हमारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स डाइजेस्टिव इन नेचर रहते हैं। एंजाइम्स वर्क एट एसिडिक पीएच, ये सब एसिडिक पीएच पे वर्क करते हैं, यानी पीएच 7 से ज्यादा का होना चाहिए या 7 से कम। हमारे पीएच की वैल्यू 7 से कम होनी चाहिए, तभी वो एसिडिक रहेगा ना। और फंक्शंस क्या क्या रहते हैं? इंट्रासेल्युलर डाइजेशन ऑफ डैमेज सेल स्ट्रक्चर, कोई भी सेल स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो गया है तो उसे हटाने की जरूरत पड़ेगी, तो हमारे लाइसोसोम्स अपने एंजाइम्स छोड़ेंगे और उसको डैमेज कर देंगे, उसको हटा देंगे, नष्ट कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल एब्जॉर्ब्ड बाय एंडोसाइटोसिस, हमारे सेल के अंदर कोई भी फूड पार्टिकल आया, फिर उसे डाइजेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी ना। वो कैसे डाइजेस्ट होगा? हमारा जब वो एंडोसाइटोसिस से अंदर है उसमें लाइसोसोम्स का रोल आ जाएगा। तीसरा, ऑटोफेगी, डाइजेशन ऑफ वर्न आउट ऑर्गेनेल्स, कोई भी हमारा सेल ऑर्गेनेल अच्छे से नहीं काम कर पा रहा, मान लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो अच्छे से प्रोटीन नहीं बना पा रहा, कहीं से टूट गया है, कुछ हो गया है, तो अब उसे डिस्ट्रॉय करने की जरूरत है। तो वो डिस्ट्रॉय कौन करेगा? हमारा लाइसोसोम करेगा। डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस, डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया इनसाइड फैगोसाइटिक सेल, जैसे फैगोसाइटिक सेल का हमारा क्या एग्जांपल है? मैक्रोफेजेस। डिफेंस प्रोवाइड करता है पैथोजन से। कैसे? मैक्रोफेजेस हमारे बैक्टीरिया को एनगल्फ करते हैं और उस बैक्टीरिया को मैक्रोफेज के अंदर प्रेजेंट हमारा लाइसोसोम डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे लाइसोसोम के फंक्शंस थे। यानी बेसिकली क्या क्या फंक्शंस हो गए? सेल के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है उसे डाइजेस्ट कर देना, सेल के अंदर कोई भी ऑर्गेनेल वॉर्न आउट हो रहा है उसे खा जाना, ठीक है। या फिर क्या कहते हैं हमारे कोई भी सेल के अंदर फूड पार्टिकल आ गए जिसे डाइजेस्ट करने की जरूरत है तो उसे भी खा जाना, या फिर डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करना, कोई भी बैक्टीरिया सेल के अंदर आया तो उसे भी डाइजेस्ट कर देना, ठीक है। तो ये हमारे लाइसोसोम के फंक्शंस थे। तो अभी तक हमने 4 सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ लिए। सबसे पहले नंबर पे हमने न्यूक्लियस पढ़ा, न्यूक्लियस के बाद हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हमने गोल्गी एपरेटस पढ़ा और गोल्गी एपरेटस के बाद हमने लाइसोसोम भी पढ़ लिया। अब हम सब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल पे जिसका नाम है परऑक्सीसोम। लाइसोसोम हमारा गोल्गी एपरेटस से बन रहा था, तो परऑक्सीसोम हमारा किससे बनता है? परऑक्सीसोम या तो खुद डिवाइड करके बार बार बनता है या तो फिर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बडिंग होती है उससे बनता है, ठीक है। कैसे बनता है हमारा परऑक्सीसोम? या तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बडिंग होगी या तो ये खुद रेप्लिकेट करके बार बार बनता है। इसके अंदर 2 मेजर एंजाइम पाए जाते हैं। सबसे पहला हमारा रहता है कैटालेज और दूसरा रहता है हमारा ऑक्सीडेज।
कौन से वो दो एंजाइम्स पाए जाते हैं, कैटालेज और दूसरा हमारा ऑक्सीडेज रहता है। ठीक है, तो परऑक्सीसोम्स को देखते हैं। फॉर्म बाय बडिंग फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और बाय सेल्फ रेप्लिकेशन, कंटेन ऑक्सीडेजेस, दो एंजाइम्स रहते हैं, और दूसरा हमारा क्या रहता है, कैटालिसिस। अच्छा, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, इसके हम सब 4 फंक्शंस पढ़ेंगे। हमारे सेल में कुछ रीजंस की वजह से पर ऑक्साइड बन जाता है, और ये पर ऑक्साइड हमारे सेल्स के लिए बहुत हानिकारक रहता है, बहुत खतरनाक रहता है। तो ये पर ऑक्सीसोम्स अपने एंजाइम्स के जरिए ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है, देखो ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस जो रहते हैं वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। अब ये कैटालेज क्या करता है, इस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को डैमेज कर देता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देता है और सेल्यूलर डैमेज से बचाता है। ये पर ऑक्साइड बनना क्या करता, हमारे सेल को डैमेज करता, ये क्या करता, सेल डैमेज करता। अच्छा, हमारे पर ऑक्सीसोम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है डिटॉक्सिफिकेशन में, अल्कोहल और ड्रग्स के, वो भी लीवर में होता है। ठीक है, और हमारा क्या कहते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन दूसरा कौन सा ऑर्गेनल कर रहा था, वो था हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और फिर हमारा कौन सा ऑर्गेनल करता है, वो है परऑक्सीसोम। इसको आप बायोकेमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ोगे, डिटॉक्सिफिकेशन का पूरा चैप्टर। ठीक है, और फिर आखिरी इसका जो तीसरा फंक्शन रहता है वो ऑक्सीडेशन रहता है लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स का। हमारे सेल्स में जरूरत रहती है कि इन लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को ऑक्सीडाइज किया जाए, तो ये चीज कहां से हो पाती है, ये हमारे परऑक्सीसोम की मदद से हो पाती है। तो परऑक्सीसोम की अगर हम सब एक समरी देखें तो क्या क्या होगा, परऑक्सीसोम हमारा जो रहता है या तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बडिंग से बनता है, या तो फिर ये खुद रेप्लिकेट होकर अपने नंबर को बढ़ाता है। परऑक्सीसोम के अंदर 2 मेजर एंजाइम्स पाए जाते हैं। सबसे पहला हमारा रहता है कैटालेज और दूसरा हमारा रहता है ऑक्सीडेज। ठीक है, ये हमारे सेल में जो पर ऑक्साइड बनता है कुछ ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस की वजह से, वो हमारे सेल के लिए हार्मफुल रहता है, हमारे सेल को डैमेज कर सकता है। तो इस पर ऑक्सीसोम के अंदर मौजूद कैटालेज जो एंजाइम रहता है वो उस पर ऑक्साइड को डिस्ट्रॉय करने में मदद करता है। ठीक है, और दूसरा इसका क्या रोल रहता है, डिटॉक्सिफिकेशन में अल्कोहल के और ड्रग्स के, और मेनली हमारे लीवर के अंदर ये परऑक्सीसोम करता है। तीसरा इसका क्या काम रहता है, ऑक्सीडेशन करता है लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को। क्या 3 फंक्शन है इसके, सबसे पहले पर ऑक्साइड को डिस्ट्रॉय करना कैटालेज एंजाइम की मदद से, दूसरा इसका फंक्शन जो है वो क्या है, वो ये है कि डिटॉक्सिफिकेशन करना हमारे ड्रग्स का और अल्कोहल का, कहां पे, मेनली लीवर में। ठीक है, और तीसरा इसका फंक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन करना लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की। ठीक है, तो हमारे टोटल 5 ऑर्गेनल्स हो गए। सबसे पहले हमने देखा था न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद गोल्गी एपरेटस, गोल्गी एपरेटस के बाद हमने देखा था लाइसोसोम्स, लाइसोसोम के बाद हमने परऑक्सीसोम भी देख लिया। अब हम सब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनल पे। अगला हमारा सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। हम सब बचपन से एक चीज पढ़ते आ रहे हैं जो कि हम सब कभी नहीं भूल सकते, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। तो यहाँ पे सबसे पहली लाइन भी वही लिखी है, पावर हाउस ऑफ सेल। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल रहता है एटीपी प्रोडक्शन के लिए, और ये एटीपी रिस्पॉन्सिबल रहता है एनर्जी प्रोवाइड करने को हमारे पूरे सेल को। ठीक है, तो इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये पावर बना रहा है, ये पावर का जो सोर्स है उसे बना रहा है, जो कि एटीपी है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया में भी हमारी 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट रहती है, एक हमारी आउटर मेम्ब्रेन रहती है और एक हमारी इनर मेम्ब्रेन रहती है। आउटर मेम्ब्रेन हमारी स्मूथ रहती है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारी फोल्डिंग्स प्रेजेंट रहती है, जिसे हम सब क्रिस्टी नाम देते हैं। बहुत सारी इनर फोल्डिंग्स प्रेजेंट रहते हैं जिसे हम सब क्रिस्टी नाम देते हैं। इससे इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, मतलब इस मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड मैट्रिक्स पूरा प्रेजेंट रहता है, एक अंदर पूरा फ्लूइड प्रेजेंट रहता है जिसे हम सब मैट्रिक्स नाम देते थे। और इसी मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए रहता है, आरएनए रहता है, राइबोसोम रहता है। अब क्योंकि इसी मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए भी प्रेजेंट है, आरएनए भी प्रेजेंट है और राइबोसोम भी प्रेजेंट है,
इसका मतलब ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है, अपना रेप्लिका बना सकता है। रेप्लिका बनाने के लिए डीएनए का रेप्लिकेट होना जरूरी है, तो इसके पास ऑलरेडी डीएनए है ही, तो ये रेप्लिकेट हो सकता है ना। प्रोटीन्स का बनना जरूरी है, तो डीएनए है, राइबोसोम है, तो प्रोटीन तो बनेगी। आरएनए है तो प्रोटीन तो आराम से बनेगी। दो चीजों का मेन रिक्वायरमेंट रहता है इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करने के लिए। पहला तो जेनेटिक मटेरियल का प्रेजेंट होना, जो कि है, दूसरा प्रोटीन्स बनाने के सोर्स का प्रेजेंट होना। तो क्योंकि दोनों इसमें प्रेजेंट है तो ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले ये है पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल क्योंकि ये एटीपी प्रोड्यूस करता है, और एटीपी हमारी एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो एनर्जी बनाने वाले को क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। ठीक है। डबल मेम्ब्रेन रहती है, दो मेम्ब्रेन रहती है। आउटर मेम्ब्रेन हमारी स्मूथ रहेगी, उसमें कुछ नहीं रहेगा, और इनर मेम्ब्रेन हमारी क्रिस्टी बनाती है, जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। अच्छा, आपने गोल्गी एपरेटस जब हम सब पढ़ रहे थे, गोल्गी एपरेटस पढ़ रहे थे, तो वहां पे हम सब ने इस वर्ड से, क्रिस्टी से मिलते मिलते एक वर्ड पढ़ा था, सिस्टर्नी। सिस्टर्नी फ्लैटेंड सैक्स थे जो कि एक दूसरे के ऊपर लदे हुए थे और स्टैक बना रहे थे, तो वही गोल्गी एपरेटस ऐसे बन रहा था। तो इसको मतलब थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि क्रिस्टी किधर था, सिस्टर्नी किधर था। क्रिस्टी हमारा गोल्गी एपरेटस में था या सिस्टर्नी हमारा गोल्गी एपरेटस में था। तो इसको याद करने की एक थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि गोल्गी में सिस्टर है, गोल्गी के अंदर सिस्टर है। सिस्टर से क्या हो गया हमारा? सिस्टर्नी। गोल्गी के अंदर सिस्टर है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक लड़की बैठी है जिसका क्या नाम है? सृष्टि। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक लड़की बैठी है जिसका नाम है सृष्टि। हालांकि इसे सृष्टि नहीं कहते, क्रिस्टी कहते हैं, पर आप याद करने के लिए, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, ऐसे याद कर सकते हो। गोल्गी के अंदर क्या है? सिस्टर बैठी है। गोल्गी के अंदर बहन बैठी है, सिस्टर बैठी है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक लड़की बैठी है जिसका नाम है सृष्टि। तो इससे आपको याद रहेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फोल्डिंग्स प्रेजेंट रहती है उन्हें क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, ना कि सिस्टर्नी कहते हैं। सिस्टर्नी हमारे फ्लैटेंड सैक्स रहते हैं जो कि गोल्गी एपरेटस में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये एक ट्रिक थी बस। ठीक है, आगे आ जाते हैं। इंटीरियर फ्लूइड, अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है उसी को मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स में हमारा डीएनए रहता है, आरएनए रहता है, राइबोसोम रहता है। प्रोटीन बनाने की मशीनरी भी है और जेनेटिक मटेरियल भी है। इसका मतलब ये रेप्लिकेट कर सकता है, अपना रेप्लिका बना सकता है इंडिपेंडेंटली, इसे किसी की जरूरत नहीं। तो ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में था। अब हम सब इसके फंक्शंस को देख लेते हैं। सबसे पहला और मेन फंक्शन हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का, जिसकी वजह से हम सब चिल्ला चिल्ला के इसे पावर हाउस ऑफ सेल पता नहीं कब से बोलते आ रहे हैं, क्या? वो है एटीपी प्रोडक्शन। और वो एटीपी प्रोडक्शन कैसे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की मदद से। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब एटीपी बनाने का वो तरीका जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, वो एटीपी बनाने का वो तरीका जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन्वॉल्व होता है, उसी को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ठीक है, और दूसरी क्या खासियत है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की? माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स रहता है बीच में, ये तो हमारा मेम्ब्रेन में चलता है। एटीपी प्रोडक्शन का जो काम है ये हमारा मेम्ब्रेन में चलेगा, लेकिन उससे पहले NADH2 वगैरह बनाए जाते हैं तो वो हमारे मैट्रिक्स में बनते हैं। और मैट्रिक्स में हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल चलती है जिसे हम सब कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, या इसी का दूसरा नाम हो जाता है क्रेब्स साइकिल। तीसरा क्या फंक्शन है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का? अभी एपोप्टोसिस का हम सब एक टॉपिक पढ़ेंगे कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी सेल को काफी बार अपनी डेथ खुद करानी पड़ती है। एक अलाइव सेल को, एक जिंदा सेल को अपनी डेथ करवानी पड़ती है। तो उस केस में भी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ एंजाइम्स इन्वॉल्व रहते हैं, तो उस केस में भी ये एपोप्टोसिस को रेगुलेट करता है, यानी वहां पे भी माइटोकॉन्ड्रिया का रोल आ गया। और फिर जो चौथा इसका काम है, कुछ सेल्स में ये हीट प्रोडक्शन का काम करता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो वो क्या चार फंक्शंस हो गया? सबसे पहले हमारे एटीपी प्रोडक्शन हो गया, कैसे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की मदद से।
दूसरा इसका क्या फंक्शन हो गया, दूसरा इसका ये फंक्शन हो गया कि सिट्रिक एसिड साइकिल को चलाना या क्रेब्स साइकिल को चलाना, जो कि इसके मैट्रिक्स में चलती है। तीसरा इसका क्या फंक्शन हो गया, तीसरा इसका ये फंक्शन हो गया एपोप्टोसिस को रेगुलेट करना। क्यों? क्योंकि ये साइटोक्रोम सी के रिलीज को ट्रिगर करता है, ठीक है, और फिर वही हमारे सेल डेथ में मदद करता है, एपोप्टोसिस में मदद करता है। और चौथा इसका क्या फंक्शन हो गया, हीट प्रोडक्शन कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमने क्या देखा, दो मेम्ब्रेन्स रहती हैं, बाहर वाली स्मूथ, अंदर वाली बहुत सारी फोल्डिंग्स रहती है, जिसे हम सब सृष्टि बैठी है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सृष्टि कहते हैं, ठीक है। और फिर हमने क्या देखा, अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं, उस मैट्रिक्स में डीएनए, आरएनए और प्रोटीन और राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है, अपना रेप्लिका बना सकता है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल भी और प्रोटीन बनाने की मशीनरी भी है। इसके फंक्शंस हमने क्या क्या देखे, सबसे पहले एटीपी बनाना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की मदद से, दूसरा सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल को अपने अंदर चलाना, तीसरा हमने क्या देखा, एपोप्टोसिस के रेगुलेशन में मदद करता है, चौथा हमने क्या देखा, हीट प्रोडक्शन, जो कि कुछ स्पेसिफिक सेल्स में होता है। अब हम सब अपने अगले सेल ऑर्गेनेल पे आ जाते हैं, जो कि है राइबोसोम। टोटल अभी तक हम सब ने 6 सेल ऑर्गेनेल पढ़ लिए। पहला, सबसे पहला क्या था, न्यूक्लियस। दूसरे नंबर पे हमारा क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तीसरे पे था हमारा गोल्गी एपरेटस। चौथे पे हमारा क्या था, लाइसोसोम। पांचवे पे हमारा पेरोक्सिसोम था। छठवें पे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया था। अब 7वें पे हम सब पढ़ने जा रहे हैं राइबोसोम। राइबोसोम के इर्द गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट रहती। अभी तक जितने भी सब पढ़े थे उनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती, या तो सिंगल लेयर्ड या तो डबल लेयर्ड, ठीक है, सबके पास होती है। पर हमारे राइबोसोम्स के पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट रहती है, ठीक है। अब ये जो राइबोसोम्स रहते हैं, या तो फ्रीली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेंगे, या तो फिर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे। ये दो तरीके से प्रेजेंट रह सकते हैं, या तो फ्रीली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेंगे, या तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे। ये राइबोसोम्स की 2 यूनिट रहती है। एक होती है जिसे हम सब कहते हैं, जो कि बड़ी रहती है साइज में, उसे हम सब कहते हैं लार्जर यूनिट, और दूसरी रहती है जो कि छोटी रहती है साइज में, उसे हम सब कहते हैं स्मॉलर सब यूनिट। और ये जो राइबोसोम्स हमारे किन चीजों से बने रहते हैं, एक दो चीजें टोटल इन्वॉल्व रहती हैं इन राइबोसोम्स को बनाने में, इसकी दूसरी दोनों यूनिट्स को बनाने में। सबसे पहले हमारा रहता है राइबोसोमल आरएनए, जिसे आरआरएनए कहते हैं, और दूसरी चीज इन्वॉल्व रहती है प्रोटीन। यानी हमारी आरआरएनए और प्रोटीन को मिला के हमारे राइबोसोम्स बन रहे हैं। इनमें फर्दर 2 यूनिट्स रहती हैं, एक लार्जर यूनिट रहती है, एक स्मॉलर सब यूनिट रहती है, ठीक है। कैसे प्रेजेंट रहते हैं, या तो साइटोसोल में फ्री प्रेजेंट रहेंगे, या तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाउंड रहेंगे। तो स्ट्रक्चर इसका देखते हैं राइबोसोम का। 2 सब यूनिट्स, लार्ज एंड स्मॉल। इस डायग्राम में देखिए, ये बड़ी वाली सब यूनिट हो गई, ये स्मॉल वाली सब यूनिट होगी, दोनों मिलके एक राइबोसोम बनाएंगी, ठीक है। ये हमारे यूकैरियोटिक राइबोसोम है। बड़ी वाली सब यूनिट 60s रहती है, छोटी वाली 40s रहती है। एस यहां पे रहता है स्वेडबर्ग कोएफिशिएंट, स्वेडबर्ग कोएफिशिएंट। ये असल में डेंसिटी मेजर करके बताता है कि किसकी कितनी डेंसिटी है, ठीक है। तो 60s मतलब जाहिर सी बात है साइज में बड़ा रहेगा, डेंसिटी में ज्यादा रहेगा, और 40s साइज में छोटा रहेगा, डेंसिटी में कम रहेगा। ये एक राइबोसोम है हमारी यूकैरियोट के अंदर, और उसकी एक लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर, लार्जर वाली 60s और छोटी वाली हमारी 40s हो गई। फंक्शंस क्या क्या रहते हैं, फंक्शंस पे आ जाते हैं। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, हमारे एमआरएनए के ट्रांसलेशन में मदद करते हैं और प्रोटीन्स को बनाने में हेल्प करते हैं। जो हमारे फ्री राइबोसोम्स रहते हैं, जो कि साइटोसोल में प्रेजेंट रहते हैं, यानी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं, वो क्या करते हैं, जो भी प्रोटीन साइटोसोल के लिए इंपॉर्टेंट है उनको बनाने का काम करते हैं, ठीक है। जो हमारे फ्री राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे नहीं, ऐसे ही साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, वो उन प्रोटीन्स को बनाएंगे जो कोई साइटोप्लाज्म के लिए जरूरी है। और जो हमारे वो राइबोसोम्स जो कि हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट रहते हैं, वो प्रोटीन्स बनाएंगे जो कि सिक्रीट होनी है, या कि जो कि मेम्ब्रेन के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए जरूरी है, या तो जो कि लाइसोसोम के एंजाइम्स को बनाने के लिए जरूरी है। ये हमने पहले भी देखा था
जब हम सब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। तो बाउंड राइबोसोम्स यानी वो राइबोसोम्स जो कि हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट है, वो मेनली क्या मतलब जो प्रोटीन बनाएंगे वो किस किस काम के लिए बनाएंगे। सबसे पहले बनाएंगे वो उन प्रोटीन्स को जिन्हें सिक्रीट होना है, उन प्रोटीन्स को या तो बनाएंगे जो कि मेम्ब्रेन को बनाने में काम करती हैं, या तो उन प्रोटीन्स को बनाएंगे जो कि लाइसोसोम के एंजाइम्स को बनाती हैं, ठीक है। और फ्री राइबोसोम्स जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नहीं अटैच्ड हैं, वो उन्हीं प्रोटीन्स को बनाएंगे जो कि साइटोप्लाज्म के लिए जरूरी है, ठीक है। तो फंक्शंस में क्या, ट्रांसलेट एमआरएनए, एमआरएनए को ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनाता है। फ्री राइबोसोम्स हमारे सिंथेसाइज साइटोसोलिक प्रोटीन, और बाउंड राइबोसोम्स यानी जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट सिंथेसाइज सिक्रीटरी मेम्ब्रेन या लाइसोसोमल प्रोटीन्स, ठीक है। तो हमने अपने 7 सेल ऑर्गेनल्स देख लिए, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, परऑक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, और फिर अगला हमारा आ जा रहा है सेंट्रोसोम और आखिरी, ठीक है। हमारा सेंट्रोसोम ऑर्गेनल होता है, हमारा क्या ऑर्गेनल होता है, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम ऑर्गेनल है, सेंट्रियोल ऑर्गेनल नहीं है। 2 सेंट्रियोल मिलके 90 डिग्री पे अरेंज होते हैं और ये क्या बनाते हैं, सेंट्रोसोम बनाते हैं, और यही सेंट्रोसोम हमारा ऑर्गेनल है, ठीक है। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक हमारा सेंट्रियोल है और ये एक हमारा सेंट्रियोल, ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे अरेंज होके एक सिंगल सेंट्रोसोम बनाते हैं, ठीक है। और ये हमारे सेंट्रियोल जो रहते हैं ये फर्दर माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने रहते हैं जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में अरेंज रहती है। ये एक जो आपको दिख रहा है ना, ये माइक्रोट्यूब्यूल है, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, ये सब आपस में सिलेंड्रिकल फॉर्म में अरेंज रहेंगी और हमारे सेंट्रियोल को बनाएंगी, और 2 सेंट्रियोल मिलके हमारे सेंट्रोसोम को बनाएंगे 90 डिग्री पे अरेंज होके, ठीक है। तो यानी हम सब क्या क्या कह सकते हैं, हमारी माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज होके सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ये एक जो सिंगल है ये माइक्रोट्यूब्यूल है, अरेंज होके सिलेंड्रिकल फॉर्म में हमारे क्या बनाती हैं, सेंट्रियोल बनाती हैं, हमारा सेंट्रियोल बनाती हैं। 2 सेंट्रियोल्स अरेंज होके हमारा 90 डिग्री पे अरेंज होके हमारा सेंट्रोसोम बनाती हैं, सेंट्रोसोम बनाती हैं। अच्छा, इस सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन आता है हमारे सेल डिवीजन के वक्त। जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स रहते हैं जो कि क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन में मदद करते हैं, जब हमारा सेल डिवाइड करता है तो वो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाती हैं जो कि सेंट्रियोल के अंदर प्रेजेंट रहती है। उसकी लेंथ बढ़ाना घटाना ये इसी का काम रहता है, हमारे सेंट्रोसोम का काम रहता है, ठीक है। तो फंक्शंस में हम सब क्या देख सकते हैं, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेंट्रोसोम हमारा क्या है, ऑर्गेनाइजिंग सेंटर कंटेनिंग 2 सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसमें 2 सेंट्रियोल्स रहते हैं और ये सेंट्रियोल्स हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए होते हैं। ईच सेंट्रियोल मेड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज इन अ सिलेंड्रिकल फॉर्म, और ये हमारे सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल से बने, ये हमारे स्ट्रक्चर हो गया। फंक्शन में क्या रहता है, ऑर्गेनाइज करना माइक्रोट्यूब्यूल के फॉर्मेशन को, माइक्रोट्यूब्यूल जो बनती हैं उनको ऑर्गेनाइज करना। एसेंशियल फॉर माइटोटिक स्पिंडल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब हमारा सेल डिवीजन होता है तो हमारे स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, तो उनको मैनेज करना ये हमारे सेंट्रोसोम का काम है। उनका कब लेंथ बढ़ाना है कब घटाना है, तो ये हमारे सेंट्रोसोम का काम है। हेल्प एंश्योर एक्यूरेट क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन, अब वो स्पिंडल फाइबर्स ही हमारे क्रोमोसोम्स को सेग्रीगेट करते हैं, वो स्पिंडल फाइबर्स ही हमारे क्रोमोसोम्स को सेग्रीगेट करते हैं, तो वो स्पिंडल फाइबर्स ही हमारे क्रोमोसोम को सेग्रीगेट करते हैं। तो वो सेग्रीगेशन प्रॉपर से तभी होगा जब ये इसकी लेंथ अच्छे से रेगुलेट होगी, और इसकी लेंथ को, स्पिंडल फाइबर्स की लेंथ को कौन रेगुलेट करेगा, हमारे सेंट्रोसोम्स, हमारे सेंट्रोसोम्स, ठीक है। तो सेंट्रोसोम का मतलब मेन फंक्शन हमारा क्या हुआ, क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन में मदद करना। कैसे मदद करना, स्पिंडल फाइबर्स को अरेंज करके उन्हें सेग्रीगेट करवाना, यही इसका मेन फंक्शन है।
तो हमने अपने टोटल 8 सेल ऑर्गेनेल्स देख लिए। आखिरी में हमने देखा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम हमारा बनता है माइक्रोट्यूब्यूल्स बहुत सारी, जब सिलेंड्रिकल फॉर्म में अरेंज होती तो पहले सेंट्रियोल बनाती हैं, फिर वो सेंट्रियोल, 2 सेंट्रियोल अरेंज होते हैं 90 डिग्री पे, वो हमारे सेंट्रोसोम बनाते हैं। इन सेंट्रोसोम का मेन फंक्शन है प्रॉपरली क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन करना सेल डिवीजन में। कैसे? स्पिंडल फाइबर्स को रेगुलेट करके। स्पिंडल फाइबर्स हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने रहते हैं जो कि इन्हीं सेंट्रोसोम से निकलते हैं और फिर यही सेंट्रोसोम उन्हें रेगुलेट करता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आसान करने की कोशिश की थी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लग रहा है कि हाँ चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, समझ आ रहा है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।